हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। जैसा कि एससीएम के इंट्रोडक्शन में हमने सिलेबस की बात की थी और सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, कि जो टाइम टू टाइम पे कॉस्टिंग में डेवलपमेंट और चेंजेज आते रहते हैं उनको कंसीडर करना। सेकंड था डिसीजन मेकिंग एंड एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग टेक्निक, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, इस तरह की बातें हम करेंगे सेकंड पार्ट में। और थर्ड हमारा था दोस्तों ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का मतलब जिसके अंदर हम स्टैटिक्स टेक्निक का यूज करके, मैथमेटिक्स टेक्निक का यूज करके अपने कॉस्टिंग को मिनिमाइज करेंगे, अपनी कॉस्ट को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों आज एससीएम के फर्स्ट लेक्चर में हम अपना जो थर्ड पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च वाला, जिसकी छोटी सी झलक आपने ग्रुप 2 के ऑपरेशन मैनेजमेंट चैप्टर में भी देख रखी है, वहाँ पर भी आपने कोर्स में देख रखी है, लेकिन ये फाइनल लेवल है, यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताया था, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लर्निंग कर्व, ये सारे हमने पार्ट सीपीएम देखे थे। तो एक एक करके हमें यहाँ पर दोस्तों डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना है। आज हम जो चैप्टर आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों असाइनमेंट। लिखेंगे मेरे साथ। बहुत डिटेल में दोस्तों डिस्कस करना है कि असाइनमेंट क्या होता है, क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो एक तो बात क्लियर है कि ये एक ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिक्स टेक्निक है, जिसका यूज करके हम अपनी कॉस्टिंग को मिनिमाइज करेंगे, कॉस्टिंग को मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट टेक्निक का यूज किया जाएगा अपनी कॉस्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन कब, कैसे, किस सिचुएशन में, इसी बात के लिए हमें इस चैप्टर को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इस असाइनमेंट टेक्निक के अंदर मैं आपको बता दूं सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है, पहले ईच एंड एवरी टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, फिर अपने एग्जाम्पल और अपने क्वेश्चन कराना, देन सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को कंप्लीट सॉल्व करवाना, जिससे कि बच्चे का कोई भी टॉपिक रह ना जाए और एग्जाम आपका अच्छे से कंप्लीट हो। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक। बेसिक का मतलब इस असाइनमेंट टेक्निक के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि ये टेक्निक किस सिचुएशन में यूज होती है और इसका यूज करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आउटपुट होगा, उसकी बात होगी। जब ये बेसिक टॉपिक दोस्तों ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, थर्ड टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज ए बैलेंस प्रॉब्लम। देन फोर्थ टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा रिस्ट्रिक्टेड सेल। जब ये रिस्ट्रिक्टेड सेल टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिफ्थ टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। बाकी इन मेन टॉपिक के अंदर सब हेडिंग जितने भी होंगे वो टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, और जिस दिन हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा आप देखेंगे इंस्टीट्यूट का एक एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया होगा, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, बाजार में जितने क्वेश्चन हैं, ईच एंड एवरी लेवल को हम कवर करके दोस्तों यहाँ पर चलेंगे। तो आइए दोस्तों असाइनमेंट के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक। जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट एक स्टैटिक्स टेक्निक है, तो स्टैटिक्स टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, हमें कैसी इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी, तो वो एक बार मैं बैकग्राउंड आपका क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, कोई मान लो कंपनी है या कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर एक से ज़्यादा काम है और एक से ज़्यादा वर्कर है। सभी वर्कर सभी काम को कर सकते हैं, लेकिन काम को करने की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है दोस्तों। तो ऐसे केस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम किस वर्कर से कराएं, जिससे कि हमारे काम भी कंप्लीट हो जाए, वर्कर भी बिजी हो जाए, और सभी काम को, काम का मतलब जॉब्स,
और सभी जॉब्स को कंप्लीट करने की जो कॉस्ट है दोस्तों वो कम से कम आए, मिनिमम से मिनिमम आए। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिक के अंदर मैं आपको बता देता हूं। बेसिक के अंदर सिंपल क्या होगा, इन लिखेंगे आप मेरे साथ, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम we have more than one job and workers. In assignment problem we have more than one jobs and workers. हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा वर्कर्स और एक से ज़्यादा जॉब दे रखी होंगी, एंड द कॉस्ट ऑफ जॉब एंड द कॉस्ट ऑफ जॉब is always different, and the cost of job is always different of all workers। ये क्या मतलब है, सुनो। कहता है इन असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास एक से ज़्यादा जॉब होंगी, एक से ज़्यादा वर्कर्स होंगे, और जो जॉब की कॉस्ट होगी, जॉब को करने की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी सभी वर्कर की। भाई अगर मान लो सभी वर्कर की कॉस्ट काम करने की सेम है तो वहाँ पर तो डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब ही नहीं है ना। वर्कर की काम करने की कॉस्ट अगर डिफरेंट होगी देन हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम किस वर्कर से कराएं जिससे कि हमारा काम भी खत्म हो जाए और टोटल कॉस्ट कम से कम आए। तो हम क्या करेंगे, देखो जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अंडर असाइनमेंट टेक्निक, अंडर असाइनमेंट टेक्निक, आराम से लिखते जाएं, पूरा चैप्टर आराम से समझेंगे, लिखेंगे। अंडर असाइनमेंट टेक्निक जो जॉब्स होंगी, जॉब्स आर अलॉटेड टू वर्कर्स, जॉब्स वर्कर को अलॉट की जाएंगी इन सच अ वे, इन सच अ वे so that the overall cost, the overall cost of, the overall cost of all jobs will be minimum। हम इस तरीके से जॉब्स का एलोकेशन वर्कर के बीच में करेंगे जिससे कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम से कम आए, ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आए। अब ये कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। इन एग्जाम क्वेश्चन, इन एग्जाम क्वेश्चन द जॉब्स and workers, the jobs and workers are given in मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है ये भी हमें समझना बड़े ध्यान से देखिएगा। सर ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा कॉम्बिनेशन होती है रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स हमेशा
कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स कहते हैं, और किस तरीके से हमें प्रॉब्लम दी हुई होगी वो मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिएगा, जैसे रो और कॉलम से मिलके मैट्रिक्स बनने जा रही है। जैसे कि मान लो 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, जो हॉरिजेंटल है दैट इज ये रो है, ये होगी रो 3, और ये जो वर्टिकल है ये कॉलम है। 3 ही कॉलम है, मान लो C1, C2, C3। तो रो और कॉलम से मिलकर बनती है दोस्तों मैट्रिक्स, और रो और कॉलम के बाद जो बॉक्स बन के आता है, बॉक्स, उसे हम कहते हैं सेल, और इसे डिनोट करते हैं C11, इसे C12, C13। C11 का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, C12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे C21 होगा, C22 होगा, C23 होगा, लिखेंगे टेंशन ना लें। फिर C होगा 31, आप भी बताएं, फिर C होगा 32, फिर होगा C33। इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसे हम डिनोट करते हैं CIJ। CIJ, C का मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ हेयर, C इक्वल टू सेल, सेल, और I का मतलब है रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, नंबर ऑफ रो, और J का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। इस तरीके से आप अपने पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें दे रखी होगी। जैसे एक एग्जांपल से मैं अगर आपसे बात करूं, भाई मान लो कहता है कि हमारे पास 3 जॉब्स हैं और 3 ही मान लो वर्कर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं वर्कर हमारे पास 1 है, ये हो गया वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3। 3 ही मान लो जॉब है, ये जॉब 1, ये जॉब 2, जॉब 3। मान लो वर्कर 1 कहता है कि मैं जॉब 1 को 50 रुपये में कर दूंगा, कॉस्ट दे रखी है, जॉब 2 को 80 में करूंगा और इसे 70 में कर दूंगा। ऐसे ही वर्कर 2 भी अपनी कोटेशन देगा कि भैया मैं इसे 40 में कर दूंगा, इसे 90 में करूंगा, इसे मैं 65 में कर दूंगा। ऐसे ही वर्कर 3 भी अपनी कोई कोटेशन दे देगा कि भैया मैं इसे 35 में कर दूंगा, इसे मैं 70 में कर दूंगा, इसे मैं फॉर एग्जांपल 50 में कर दूंगा। ये इंफॉर्मेशन हमें वर्कर और जॉब्स के बारे में दे दी, और सेल के अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो है कॉस्ट, जॉब को कंप्लीट करने की कॉस्ट बाय द पर्टिकुलर वर्कर, बाय द पर्टिकुलर वर्कर। अब हमें इस तरीके से एक असाइनमेंट प्रॉब्लम मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखी होगी, जिसके अंदर जॉब्स का भी पता होगा, वर्कर्स का भी पता होगा, वर्कर्स पर्टिकुलर जॉब को कितने रुपए में कंप्लीट करेगा ये भी पता होगा। अब हमें फाइनली सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि कौन सी जॉब किस वर्कर को एलोकेट की जाए जिससे कि सारी जॉब भी कंप्लीट हो जाए, वर्कर भी बिजी हो जाएं, और लगने वाली कॉस्ट हमारी कम से कम आए, लगने वाली कॉस्ट हमारी कम से कम आए। यही हमने सीखना है दोस्तों किसके अंदर, असाइनमेंट टेक्निक के अंदर। अब हम बात करेंगे बेसिक के बाद कि ये सारा काम करेंगे कैसे। तो आइए दोस्तों बेसिक के बाद पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे कि रिजल्ट मिनिमम से मिनिमम आए। जैसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ
such problem is always मिनिमाइज दी कॉस्ट हो सकती है या लॉस हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, टाइम हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कम होने से बेनिफिट हो, वही हमारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर हमें या तो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, या लॉस की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, या टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, we are given कॉस्ट या लॉस या फिर टाइम, या ऐसी कोई अदर चीज जिसके मिनिमाइज करने से हमें क्या हो, बेनिफिट हो। अब बात ये आती है कि भैया इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कि हमें जो जॉब दे रखी है और हमें जो वर्कर दे रखे हैं उनका एलोकेशन फाइनली कैसे करेंगे, ये हमें दोस्तों सीखना है कि फाइनल हम एलोकेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, किसी भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को असाइनमेंट टेक्निक से सॉल्व करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और वो स्टेप किस सिचुएशन में फॉलो होंगे। तो मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर लिखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन असाइनमेंट टेक्निक। क्या स्टेप है मैं आपको दिखा देता हूं आराम से, बिल्कुल एक एक स्टेप को अप्लाई भी करेंगे और समझेंगे भी। देखिएगा, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन असाइनमेंट टेक्निक, क्या क्या हम करते जाएं जिससे कि जो जॉब्स हैं और जो वर्कर हैं, जॉब्स का वर्कर के बीच में एलोकेशन भी हो जाए और हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। तो दोस्तों टोटल इसके अंदर 4 स्टेप हैं और वो 4 स्टेप कौन से हैं मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूं। स्टेप 1 दोस्तों, स्टेप 1 है सबसे पहले रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन, ये रो ऑपरेशन क्या है जी, आराम से बिल्कुल समझेंगे, लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देन आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं उनके ऊपर असाइनमेंट टेक्निक अप्लाई करके, उसके ऊपर असाइनमेंट टेक्निक के स्टेप अप्लाई करके एलोकेशन सीखने जा रहे हैं। और एक बात और, ये टेक्निक जो असाइनमेंट टेक्निक है, एलोकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, वो हमेशा बेस्ट एलोकेशन होगा अगर आप इसके स्टेप को फॉलो करते हैं। बेस्ट एलोकेशन का मतलब इसके अलावा आप कैसे भी जॉब का एलोकेशन करके देख लेना, आपकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। बस असाइनमेंट टेक्निक के अंदर जो एलोकेशन आएगा उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो हमेशा कम से कम होगी। दोस्तों अब ये रो ऑपरेशन क्या होगा, सुनो भाई, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, रो भी दे रखे होंगे, मतलब जॉब्स और वर्कर दे रखे होंगे रो और कॉलम की फॉर्म में, और उससे रिलेटेड कॉस्ट आपको दे रखी होगी। तो रो ऑपरेशन क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी आपके पास रो है, रो ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, हर रो में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसी रो में से उसे माइनस कर देंगे। देखो रो ऑपरेशन में क्या करना है, पहले लिख लो फिर उसको एग्जाम्पल पे अप्लाई कर लेंगे। अंडर रो ऑपरेशन
पहले लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो आप लिखते हैं आज वही चीज़ें आपके साथ रहती हैं। बताई हुई चीज़ें, बोली हुई चीज़ें की लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन लिखी हुई चीज़ों की लाइफ हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे मेरे साथ, अंडर रो ऑपरेशन वी सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू, under row operation we select minimum value from each row and deduct it, और उसको माइनस करेंगे एंड माइनस इट फ्रॉम all value of that row वन बाय वन। कैसे, अभी देखेंगे। वन बाय वन आप क्या करेंगे, हर रो में से एक मिनिमम वैल्यू उठाई और उसको माइनस कर दिया, कंप्लीट पूरी की पूरी एंटायर रो में से उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये काम, ये जो रो ऑपरेशन है इसको आप रिपीट करेंगे, रिपीट ये रो ऑपरेशन टिल लास्ट रो। जितनी भी रो हैं सभी के ऊपर ये आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या करना है, एक रो में से मिनिमम वैल्यू पिक करनी है, उसको माइनस कर देना है एंटायर रो की वैल्यू में से। आओ एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ और इस एग्जाम्पल के ऊपर ही आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको नोट कराता हूँ, देखिएगा। एक सेकेंड दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो आपको हेल्प भी करे। ये देखिएगा, हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है जी, लिख लेता हूँ मैं, फिगर भी आपको नोट डाउन करा देता हूँ। उसके अंदर मान लो 3 रो हैं, 3 ही मान लो कॉलम है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर मान लो हमें जॉब या वर्कर जो भी दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जो वर्कर हैं और यहाँ पर हमें जॉब्स हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3। कॉस्टिंग मान लो 100 है, 85 है, 70 है, 50 है, 70 है। ये पहले आप नोट कर लें, फिर देन करते हैं। यहाँ पर भी 110 है, ये 120 है और ये 130 है। तो ठीक है जी, ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ से नोट डाउन कर लिया, आप भी इसको नोट डाउन करें। अब ये इन्फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल में गिवन है कि वर्कर जॉब को कंप्लीट करेंगे एट डिफरेंट कॉस्ट। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 1 इसके ऊपर अप्लाई करना है दोस्तों, जिसका नाम है रो ऑपरेशन। और बहुत सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड सेल क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। वो टाइम लगेगा, 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, तो इसको आराम आराम से पढ़ते जाएं और चीज़ों को नोट डाउन भी करते जाएं। अब इसके बाद रो ऑपरेशन में मैंने क्या सिखाया, रो ऑपरेशन में मैंने ये सिखाया कि हर रो में से मिनिमम वैल्यू को पिक करना है और एंटायर रो में से उसे माइनस कर देना है। तो देखिएगा, रो ऑपरेशन आप खुद करें भाई। फर्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 70। तो 100 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा भाई, 30। सेकंड में 85 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा, 15। और यहाँ पर 0, 70 में से 70 गई 0। इसके बाद मिनिमम क्या है, 50 है, तो 50 में से 50 0। देन उसके बाद 70 में से 50
20, इसके बाद 110 में से 50 गया 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई, थर्ड में मिनिमम क्या है 120, 110 वाली जगह 0, और 120 में से 110 तो 10 रह जाएगा यहाँ पर, और 130 में से अगर 120 आप माइनस करेंगे 110 तो यहाँ पर आएगा 20। तो दिस इज द रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने है। रो ऑपरेशन कहता है हर रो में से मिनिमम वैल्यू पिक करो और एंटायर रो की सभी वैल्यू में से क्या कर दो, माइनस कर दो। चलो जी, रो ऑपरेशन आपने सीख लिया। अब इसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है जी, स्टेप 2 का नाम है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन, जिस तरीके से आपने रो का ऑपरेशन किया इस तरीके से कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। इसे कॉलम रिडक्शन या रो रिडक्शन भी बोलते हैं, या ऑपरेशन, बात एक ही है। टाइम टू टाइम पे जब चैप्टर कंप्लीट होगा हम सारी टर्म से, सारे कॉन्सेप्ट से डिटेल में डिस्कस करके अपने आप समझ लेंगे। अब कॉलम ऑपरेशन क्या, सिंपल। रो ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी, हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलम ऑपरेशन सबसे पहले ये अप्लाई होगा, कैसे होगा बात की बात है। अप्लाई होगा किसके ऊपर, अप्लाई ऑन मैट्रिक्स जो आई है हमारे पास आफ्टर रो ऑपरेशन। पहली बात क्लियर है। रो ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आई है दैट इज ये वाली मैट्रिक्स, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस मैट्रिक्स के ऊपर आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। सर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है, यस सेम रो ऑपरेशन की तरह हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को पिक करना है और उसको सभी कॉलम की वैल्यू में से माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, वी सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम, ठीक है ना, एंड माइनस इट बोलो या डिडक्टेड बोलो, बात एक ही है। एंड डिडक्टेड, भाई देखो मैं पहले से भी टाइप करके रख सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और लास्ट टाइम में रिवीजन तभी असाइन होता है जब आप सारी चीज़ें खुद अपनी कॉपी पे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। वी सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो एंड डिडक्ट इट फ्रॉम all value of that column। और ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट कॉलम ना आ जाए। रिपीट कॉलम ऑपरेशन, रिपीट कॉलम ऑपरेशन टिल लास्ट कॉलम। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कॉलम ऑपरेशन कैसे होगा। देखिएगा, मैट्रिक्स जो रो ऑपरेशन के बाद आई है उसके ऊपर हम चलते हैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने। ये देखिएगा, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारे पास। यस, पहला कॉलम में मिनिमम क्या है, 0 को पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यू में से माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। सेम का मतलब 30 0 0, तो हम लिख दें 30 0 0। यहाँ पर भी 30 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सेकंड वाले में मिनिमम है 10। मैं फिर भी आपको देख लेता हूँ कॉलम ऑपरेशन, आप मेरे साथ देखेंगे। सेकंड वाले में मिनिमम है 10,
तो 15 में से 10 माइनस करें, यहाँ पर 5 आ जाएगा जी। 20 में से 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद लास्ट में 0 में से 0 को सब में से माइनस करेंगे, रिजल्ट सेम होगा। 0 60 20, 0 60 20, 0 60 20, ये हो गया जी 0 60 20 एज इट इज सेम। ये हो गया जी कॉलम ऑपरेशन। ये क्या हो गया? कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन का मतलब, पहली बात, कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ऐसी मैट्रिक्स पे जो रो ऑपरेशन के बाद आएगी। करेंगे कैसे? हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को पिक करना है और उसको एंटायर पर्टिकुलर कॉलम की ऑल वैल्यू में से क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। अब इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी ये है मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन, दैट इज ए रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। चलो जी, 2 स्टेप आपने सीख लिए। अब इसके बाद स्टेप 3। स्टेप 3 है जी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमल या ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ये आपको देखना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का क्या मतलब है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले बार मैं मैट्रिक्स जो आई उसे लिख लेता हूँ 30 5 0, 30 5 0। पहले मैं लिख लेता हूँ 0 10 60, 0 10 60, 0 0 20, ठीक है ना, 0 0 20। अब ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या है? अब मेरी बात सुने, आपने रो ऑपरेशन किया, आपने कॉलम ऑपरेशन किया। अब स्टेप 3 में हम ये चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन आई है, क्या ये फाइनल असाइनमेंट करने के लिए, क्या ये फाइनल जॉब का एलोकेशन करने के लिए ऑप्टिमम है भी या नहीं भी। अब ऑप्टिमम हो भी सकती है, ऑप्टिमम नहीं भी हो सकती। ये पता कैसे लगेगा वो भी देखेंगे। आप ऐसे समझें कि किसी पेशेंट का डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर तब तक ऑपरेशन नहीं करता जब तक पेशेंट ऑपरेशन करने के लायक ना हो। भाई उसका ब्लड चेक करता है, ब्लड पूरा है या नहीं है। तो दैट इज हमने इस स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का मतलब, क्या जो रो ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स आई है, क्या जो रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स आई है, वो फाइनल जॉब का एलोकेशन करने के लिए, फाइनल असाइनमेंट करने के लिए ऑप्टिमम है या नहीं है। अब इसका रिजल्ट या तो ऑप्टिमम होगा तो हम स्टेप 4 पे चले जाएंगे, फाइनल असाइनमेंट। और अगर ऑप्टिमम नहीं होगा तो इसे ऑप्टिमम बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं वो बात की बात है। पहले आइए हम ये सीखते हैं कि भैया ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते कैसे हैं। तो मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से, पहले समझ लें, सुन लें, फिर लिखवाता हूं। सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में आप क्या करेंगे? आप स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन का, वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, चाहे रो में या कॉलम में। स्ट्रेट लाइन का आप यूज करेंगे और लाइन का यूज, लाइन का प्रयोग इस तरीके से करेंगे जिससे कि सारी की सारी जीरो मैट्रिक्स की कवर हो जाए। तो सर इसमें तो कोई टफ चीज ही नहीं है, 3 लाइनें खींच दो, जीरो कवर हो जाएगी। नहीं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हमको इस मैट्रिक्स के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन यूज करनी है वो इस तरीके से यूज करनी है कि लाइन भी कम से कम हो और जीरो सारी कवर कर दे। मान लो मैंने मिस्टर ए को कहा कि भैया यहां पर मुझे लाइनें खींच के बताओ कम से कम
कितनी लाइनों में तुम सारी जीरो कवर कर दोगे? लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, ट्रायंगल लाइन नहीं हो सकती, तिरछी लाइन नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा मैं 2 में कर दूंगा, किसी ने कहा मैं 3 में कर दूंगा, तो 2 वाला सही है। मतलब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए आपको इस तरीके से लाइनें का यूज करना है, प्रयोग करना है कि आपकी लाइंस भी कम से कम यूज हो और जीरो भी सारी कवर हो जाएं। देखो, तो सबसे पहले जहां पर सबसे ज्यादा जीरो है पहले लाइन वहीं खींच दो। अब कॉलम 1, तो मैंने यहां पर कॉलम 1 में पहले खींच दी। क्या कोई रास्ता है कि इस मैट्रिक्स की सारी जीरो को कवर करने के लिए आप 2 लाइन का प्रयोग करें? इम्पॉसिबल है। 2 लाइनों में सारी जीरो कवर करना बिल्कुल नामुमकिन है। आप करके देख लो, आपको किसी भी हालात में 3 लाइनें तो चाहिए होंगी। 3 लाइनों से कम यहां पर आप जीरो को कवर नहीं कर सकते। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जो इस मैट्रिक्स के अंदर जीरो को कवर करने के लिए चाहिए वो कम से कम कितनी चाहिए? 3। अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में आपको क्या करना है? आपको स्ट्रेट लाइन का यूज करना है सारी जीरो को कवर करने के लिए, और वो स्ट्रेट लाइन कम से कम होनी चाहिए। लिखेंगे आप मेरे साथ, आप मेरे साथ लिखेंगे, देखिएगा। पहले आप लिख ले, यहां पर 3 से कम में नहीं हो सकता। यूज स्ट्रेट लाइन। यूज स्ट्रेट लाइन्स ओवर ए रो या कॉलम टू कवर मैक्सिमम जीरो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का यूज करना है, चाहे वो वर्टिकल होगी चाहे वो हॉरिजॉन्टल होगी। रो के ऊपर और कॉलम के ऊपर मैक्सिमम जीरो को कवर करती हुई स्ट्रेट लाइंस का यूज करना है। इसके बाद आपको कवर करना है ऑल जीरोस। ठीक है, आपको कवर करना है ऑल जीरोस ऑफ दी रिड्यूस मैट्रिक्स। रिड्यूस मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो कॉलम ऑपरेशन के बाद आई है। ऑफ दी, लिख लो फिर समझते हैं, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कवर ऑल जीरोज ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स बाय यूजिंग लाइन्स in such a way that आपको अपनी सारी जीरो कवर करनी है रिड्यूस मैट्रिक्स की लाइंस का यूज करके इस तरीके से, इन सच अ वे दैट मिनिमम लाइंस, minimum number of lines will used, minimum number of lines will be used। आपको भैया इस तरीके से सारी जीरो को कवर भी कर देना है और कम से कम लाइनों का प्रयोग करना है, कम से कम लाइनों का यूज करना है। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर आप कितना भी कम से कम कर लें,
3 लाइनों से कम में आप कवर नहीं कर सकते, तो 3 ही लाइनों में कवर होगा, 2 में कवर नहीं हो सकती है 0, क्योंकि जो लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है, जहां पर 3 जॉब है, 3 वर्कर हैं, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है मैट्रिक्स ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। 3 इंटू 3 का मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसके बाद आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, अब वो नंबर ऑफ लाइन कितनी है, मेरे इस एग्जांपल में 3 लाइन है, 3। फिर आपको ये करने के बाद चेक करना होगा कि क्या वो जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन है जो आपने यूज करी है वो इक्वल है नंबर ऑफ रो या कॉलम के। जैसे 3 लाइनें खींची और 3 ही रो हैं, अगर यस तो दैट मीन्स आपकी जो ये मैट्रिक्स है ये ऑप्टिमम है, आप स्टेप नंबर 4 पे जा सकते हैं। और आपकी जो लाइनें आपने ड्रॉ की हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन आपने ली है, अगर मान लो जैसे मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है, 3 रो है, मतलब 3 का ऑर्डर है और 2 लाइनों में ही सारी 0 कवर हो जाती, तो नंबर ऑफ लाइन लेस देन मैट्रिक्स ऑर्डर है, तो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स ऑप्टिमम नहीं है, इसे इंप्रूव किया जाएगा। इंप्रूव कैसे किया जाएगा बात की बात है, लेकिन ये लाइनें खींचने के बाद आप कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइनें खींचने के बाद वी कंपेयर। वी कंपेयर number of lines with matrix order, with matrix order। मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब जहां पर 3 रो 3 कॉलम है, 3 का ऑर्डर है। देखो लाइंस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं हो सकती भाई, सीधी सीधी भी 4 खींचोगे तब भी 4, अगर रो 4 कॉलम है तो 4 से ज्यादा लाइन तो नहीं हो सकती ना, कम हो सकती हैं। We compare number of lines with matrix order. Number A, if number of lines are equal to matrix order, अगर नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिक्स ऑर्डर के बराबर है, देन मैट्रिक्स, देन रिड्यूस मैट्रिक्स जो कॉलम ऑपरेशन के बाद आई है, देन रिड्यूस मैट्रिक्स इज ऑप्टिमम एंड रेडी फॉर फाइनल असाइनमेंट। और ये फाइनल असाइनमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है स्टेप नंबर 4 के लिए। अब आप कहोगे सर ये नंबर ऑफ लाइन मैट्रिक्स ऑर्डर के इक्वल तो मैं हमेशा ही बना दूंगा। नहीं, आपको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के अंदर 0 को कवर करने के लिए ये कोशिश करनी है कि कम से कम लाइनों का यूज करके सारी 0 कवर करें, देन उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस को फिर मैट्रिक्स ऑर्डर से कंपेयर करें। अगर कम से कम लाइन यूज करने के बाद भी वो नंबर ऑफ लाइन मैट्रिक्स ऑर्डर के बराबर आ रही है तो दैट मीन्स वो ऑप्टिमम है। जैसे हमारे एग्जांपल में 3 लाइन से कम आप कवर नहीं कर सकते सभी 0 को, तो वहां पर फाइनल असाइनमेंट के लिए ऑप्टिमम है। लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो सकती लाइन, लेकिन कम हो सकती हैं। इफ number of lines are less than
अगर नंबर ऑफ लाइंस कम है मैट्रिक्स ऑर्डर से, मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम की काउंटिंग, देन रिड्यूस मैट्रिक्स जो है, जो कॉलम ऑपरेशन के बाद आई है, इज नॉट ऑप्टिमम। इज नॉट ऑप्टिमम का मतलब दैट इज इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, इंप्रूवमेंट विल रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फाइनल असाइनमेंट पे जाने से पहले उसके अंदर कुछ हम चेंजेस करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, उसे फाइनल असाइनमेंट और ऑप्टिमम बनाएंगे, फाइनल असाइनमेंट के लिए रेडी करेंगे, ऑप्टिमम बनाएंगे, तभी जाके हम स्टेप 4 पे जाएंगे। तो स्टेप 4 में हम तभी जाएंगे जब नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिक्स ऑर्डर के बराबर होंगी, और वो नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से खींची जाएंगी कि कम से कम लाइनों का प्रयोग करके सारी की सारी जीरो कवर की जाएं। जैसा कि हमारे इस एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ऑर्डर भी 3 का है और लाइंस भी 3 की है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 4 पे। अच्छा, अगर ये लाइंस कम होंगी तो कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं वो अभी पढ़ाना बाकी है, आप टेंशन ना ले, 3 क्लासें लगेंगी, ये अभी फर्स्ट क्लास है। स्टेप 4 आएगा फाइनल असाइनमेंट। लेकिन जो मैट्रिक्स ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में ऑप्टिमम निकल आएगी वो स्टेप 4 फाइनल असाइनमेंट में आ जाएगी। अब फाइनल असाइनमेंट करते कैसे हैं ये आपको समझना है, फाइनल असाइनमेंट करते कैसे हैं ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो जो भी मैट्रिक्स पहले ऑप्टिमम हुई है उसको एज इट इज लिख ले भाई। क्या है जी, 30 0 0 लिख लेता हूं मैं, 30 0 0, ठीक है। इसके बाद जो फिगर है उसे भी लिख लेते हैं, एक बार आप भी नोट कर लें, 5 10 0 5 10 0, ओके 5 10 0। फिर फाइनल असाइनमेंट भी सिखाएंगे। 5 10 0 के बाद 0 60 20 0 60 20 0 60 20। अब मुझे करना है जी फाइनल असाइनमेंट। अब फाइनल असाइनमेंट कैसे करते हैं पहले मेरी बात सुन लें। आप जब फाइनल असाइनमेंट करने जाएंगे आप स्टार्ट करेंगे रो से, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो फाइनल असाइनमेंट करना शुरू करें। जैसे कि आपने पहली रो में देखा एक ही जीरो है वहां पर, तो आप उस पर्टिकुलर सेल पे जॉब एलोकेट कर देंगे। जैसे यहां पर एक ही जीरो है तो मैंने यहां पर बॉक्स बनाया, जॉब एलोकेट कर दी। इसका मतलब यह है कि वर्कर 1 जॉब 3 के लिए सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर इस रो में एक से ज्यादा जीरो होती तो मैं उसे होल्ड पे कर देता, बेटा अभी तो रुक जा, क्योंकि एक से ज्यादा जीरो होने का मतलब है वो वर्कर 2 काम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन एक ही काम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकता है तो हम उसको सबसे पहले वही एलोकेट कर देंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। अगर किसी रो में, पहली रो में एक जीरो है तो अलॉटमेंट वहीं पर कर दो, एक से ज्यादा है तो होल्ड करके सेकंड रो में आ जाओ। फिर सेकंड रो में चेक करो एक जीरो है या एक से ज्यादा है। एक है तो अलॉटमेंट उसी समय, एक से ज्यादा जीरो है तो अभी होल्ड पे रख दो, और इसके बाद जहां पर एक जीरो होगी वहां पर अलॉटमेंट होगी। अब अलॉटमेंट होते ही उस रो और कॉलम में जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग फिगर है उस सबको कट कर दो, बाकी सारी जीरो कट कर दो। जैसे इस जीरो में, इस जीरो के कोरस्पॉन्डिंग इस रो में कोई भी जीरो नहीं है, छोड़ दो। 60 20 यहां भी कोई जीरो नहीं है, छोड़ दो, तो कट करने की जरूरत नहीं। सेकंड रो में आओ, सेकंड में भी एक ही है, सेकंड में भी एक ही है, ये फिर अलॉट कर दो। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कट हो जाएगी, यहां पे कुछ नहीं है। थर्ड में फिर एक है, ये अलॉट हो गई। कहने का मतलब फाइनल असाइनमेंट कैसे होगा,
पहले आप रो से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मेरे यहां तो 3 जॉब एलोकेट होगी, अगर ये रो खत्म हो जाता फिर कॉलम से स्टार्ट करते। सिंपल सा एक ही तरीका है फाइनल असाइनमेंट का, रो से स्टार्ट कर लेना, चेक करना रो में 1 जीरो है या 1 से ज्यादा है। 1 है तो अलॉटमेंट तुरंत कर दो, 1 से ज्यादा है तो होल्ड पे डालो। लॉजिक ये है, 1 से ज्यादा जीरो होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर वर्कर 2 जॉब को विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकता है, यह आपको देखना है। रो होने के बाद फिर कोई जॉब एलोकेट होनी बची है तो कॉलम से स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आपको करते रहना है और लास्ट में आके आपकी जॉब एलोकेट हो जाएगी। जैसे हमारे यहां पर वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3। सर वर्कर 1 को जॉब 3 मिली है, वर्कर 2 को जॉब 1 मिली है, वर्कर 3 को जॉब 2 मिली है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो फिगर थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो फिगर थी उसको वहां से उठा लो, आप अपनी कॉपी भी देख सकते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो फिगर थी, वर्कर 1 जॉब 3 70, वर्कर 2 जॉब 1 50, वर्कर 3 जॉब 2 कितना, जॉब 2 हाँ 120। अब तीनों की तीनों वर्कर भी बिजी, और कॉस्टिंग जब आप इसका टोटल करेंगे तो 120 120 240, टोटल कॉस्ट 240। इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, आप इससे कम कॉस्ट नहीं ला सकते। 240 मिनिमम है, इससे कम आप नहीं ला सकते। लेकिन ये सारा हुआ कैसे, तो लिखो जी, इस बात को लिख लें, ये फाइनल असाइनमेंट हुआ कैसे, तो लिखेंगे मेरे साथ, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। ये हम क्या लिख रहे हैं, फाइनल असाइनमेंट लिख रहे हैं। अगर वहां पर एक ही जीरो है, इफ देयर इज ए सिंगल जीरो, अगर वहां पर एक ही जीरो है, देन असाइन द जॉब। देन असाइन दी जॉब लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में लिखी हुई बातें ही काम आपके आएंगी। अब एक जीरो है, आपने जॉब को असाइन कर दिया, एंड असाइन द जॉब एट दैट सेल। ठीक है जी, मैंने वहां पर उसे उस सेल को असाइन कर दिया जी। कैसे असाइन किया, बाय यूजिंग स्क्वायर बॉक्स। ठीक है ना, इस तरीके से आपने बनाया था अभी ऊपर, तो इस तरीके से आप उसको पर्टिकुलर सेल को जॉब क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। ठीक है जी, एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर जीरो 1 से ज्यादा है, अगर जीरो 1 से ज्यादा है, आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। अगर वहां पर एक जीरो है, देन असाइन द जॉब एट दैट सेल बाय यूजिंग स्क्वायर बॉक्स। ठीक है जी, एंड जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग जीरोज ऑफ रो एंड कॉलम, जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग जीरो होंगी, उस जॉब अलॉटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी जीरो होंगी, वो सारी की सारी आप कैंसिल करेंगे, आर कैंसल्ड, जैसे हमने करी थी सेकंड अलॉटमेंट के बाद। लेकिन इफ देयर आर मोर देन 1 जीरो, if there are more than 1 जीरो, then hold it। तो हम उसे अभी होल्ड कर देंगे, बाद में देखा जाएगा। अभी देन होल्ड इट एंड मूव इनटू नेक्स्ट रो, और
और नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट रो पे हम मूव कर जाएंगे। जब ये रो खत्म हो जाएगी देन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, व्हेन रोज आर कंप्लीटेड, व्हेन रोज आर कंप्लीटेड, और जॉब अभी आपकी बची हुई है, देन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सिंपल। तो फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही देखना होगा, सिंगल जीरो है अलॉटमेंट कर दो, एक से ज़्यादा जीरो है तो होल्ड पे डाल के नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाओ। जब आप सारी रो को 1 बाय 1, सारे कॉलम को 1 बाय 1 करेंगे, आपकी सारी की सारी जॉब एलोकेट हो जाएंगी, सारी की सारी जॉब आपकी एलोकेट हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा असाइनमेंट टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप होंगे। स्टेप 1 रो ऑपरेशन, स्टेप 2 कॉलम ऑपरेशन, स्टेप 3 ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, स्टेप 4 फाइनल असाइनमेंट। लेकिन एक बात बहुत सिंपल है कि ये 4 जो स्टेप हैं असाइनमेंट टेक्निक के, ये सिंपल वे में मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अगर मैट्रिक्स ऑप्टिमम नहीं होगी तो इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे वो भी सीखना बाकी है। फिर एक पॉइंट आता है कि अभी तक हमारे एग्जाम्पल में जॉब और वर्कर दोनों इक्वल थे, इसे बोलते हैं बैलेंस प्रॉब्लम। अगर ये इक्वल ना होते, जॉब ज्यादा होती या वर्कर ज्यादा होते, उसे बोलते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखना है। कहने का मतलब अभी तक हम एक असाइनमेंट में बेसिक सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अनबैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैट्रिक्स को इंप्रूव कैसे करते हैं अगर नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिक्स ऑर्डर से कम आ जाएं। ये सारी बातें अभी नेक्स्ट क्लास में सीखना बाकी है। 2 क्लासें और लगेंगी असाइनमेंट चैप्टर में, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। पहले हम अपने बुक के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर पे।